हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कक्षा 11 क्लास 11th की केमिस्ट्री की कुछ जनरल बातें करेंगे, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को अगर क्लासीफाइड किया जाए जनरल वे में तो 3 पोर्शन हमें इस क्लास में पढ़ने पड़ते हैं। 11th में हमें 3 पोर्शन पढ़ना पड़ता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें हम, आपको मैं साइंस से अगर क्लासीफाइड करता हूँ तो केमिस्ट्री है, ठीक है, a branch of science in which the study of chemical compounds and its composition, ठीक है, constituents all और things that is known as chemistry। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के कंपोजिशन को, संगठन को या उसकी संरचना को, उसके कलर को, उसके रंग को का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इसकी 3 शाखाएं हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, ठीक है, भौतिक रसायन है। इन सारे रसायन की बात अगर हम करें तो हम यहाँ आपसे इनऑर्गेनिक की बात नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हम आप केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मतलब इसको हम GOC के नाम से जानते हैं। GOC मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी बात करेंगे? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, कि मतलब हम क्यों इस तरह से इसको अलग पढ़ने की कोशिश किए। इनऑर्गेनिक एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड्स, मतलब जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनके अतिरिक्त जिन सभी रासायनिक पदार्थों का अध्ययन होता है उसको हम इनऑर्गेनिक के सेक्शन में देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कार्बन के होते हुए भी, कार्बन कंपाउंड्स होते हुए भी क्या है, इनऑर्गेनिक है, जैसे CO2, CO, बहुत कॉमन से सवाल है, CO3, ये सभी ऐसे कार्बन हैं। ये NaHCO3, ठीक है, और Na2CO3, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज इसका जो नेचर होता है आयनिक नेचर के होते हैं, कुछ इसमें आयनिक होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन जो भी है ये सभी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अध्ययन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जो कार्बन के होते हुए भी इनऑर्गेनिक में अध्ययन किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन के यौगिक कहाँ अध्ययन किए जाते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में। तो मैं कार्बनिक रसायन की बात करूं तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। वैसे बहुत पुराना नाता है, एंशिएंट एज में ही रसायन विज्ञान के बहुत सारे पदार्थों के, कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन था, लेकिन उस समय इस बारे में क्लासिफिकेशन नहीं था या ये सारी चीज़ें नहीं थी कि हम इसको अलग से एक विज्ञान के रूप में पढ़ें। तो शुरुआत बहुत पुरानी है। वर्जिलियस एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था? वर्जिलियस। क्या था? वर्जिलियस थे, ठीक है, वर्जिलियस थे। इनकी बात करें हम 1807 के आसपास की बात है। इन्होंने एक थियोरी दिया था, विटल फोर्स थियोरी, मतलब प्रागैतिहासिक काल से ही कार्बनिक कंपाउंड्सों की खोज थी, लेकिन उसके बारे में कोई क्लासिफिकेशन, कोई नेचर, किसी प्रकृति की बात नहीं होती थी। तो बाद में इसी वर्जिलियस ने ही सबसे पहले, यही वर्जिलियस हैं जिसने विटल फोर्स थियोरी दिया था, VVT, ठीक है, विटल फोर्स थियोरी, विटल फोर्स थियोरी दिए थे। VFT इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? VFT। बात समझ में आया कि नहीं? और वर्जिलियस ने ही सबसे पहला जो शब्द ऑर्गेनिक है इसको यूज किया था। जो ऑर्गेनिक शब्द है सबसे पहले किसने यूज किया था? ऑर्गेनिक वर्ड वर्जिलियस ने ही सबसे पहले यूज किया था। फर्स्ट ऑर्गेनिक वर्ड इज यूज्ड बाय वर्जिलियस। बात समझ में आया कि नहीं? वर्जिलियस ने यूज किया, लेकिन इस थ्योरी की मान्यता बहुत दिनों तक रही, लगभग 1828 तक। कब तक? 1828 तक। अब ये थ्योरी क्या है मैं आपको बताऊं कि जब
कई वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिक कंपाउंडों का, इनऑर्गेनिक का, जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो वर्जिलियस ने भी क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया और ये कहा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे कैन बी ऑब्टेन ओनली लिविंग थिंग्स। किससे? सजीव है, मतलब जो सजीव हैं उन्हीं से ही इनको प्राप्त किया जा सकता। मतलब अगर हमें मीट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें प्राप्त करना है, मीट है या ऊन है, इस तरह का, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ को जो जंतुओं से प्राप्त होते थे उनको क्या कह दिया कि ये जंतुओं से प्राप्त होने दो क्लास बनाए, एक एनिमल वाला और एक प्लांट वाला। बात समझ में आया कि नहीं? इन्होंने कार्बनिक यौगिकों को दो तरह से बांटा। कहा कि जो जीव, जैसे मीट हमें लेना है तो हमें कहाँ से मिलेगा? जीव से। उसी तरह से अगर हमें कुछ सेलुलोज या कुछ इस तरह से लेना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको, तो प्लांट से। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह की दो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया कि एनिमल से मिलने वाले और जंतुओं से मिलने वाले। बाद में ये पता चला कि इनकी बात जो थी, और इन्होंने कहा कि जो ये प्राप्त होते हैं, जैसे गम हमें प्राप्त करना है, ठीक है, गम ये प्लांट से मिलेगा, मीट हमें प्राप्त करना है तो ये हमें जंतु से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा, मतलब ऑल आर लिविंग थिंग्स, जो भी हैं वो लिविंग थिंग्स से ही मिलेंगे। और उन्होंने कहा इस लिविंग थिंग्स में एक स्पेशल तरह का फोर्स होता है, शक्ति होती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं। ठीक है, ये मान्यता 1828 तक रही, 1828 तक, ठीक है, 1828 तक ये मान्यता रही कि रियल में अगर हमें कार्बनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन करने हैं, प्राप्त करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिविंग थिंग्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये उसके बाद ये बेटल फोर्स थियरी कई सालों तक मान्यता रही और लोग इस पे कार्य करते रहे। लेकिन बाद में इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था ओहलर। क्या नाम था? ओहलर। क्या नाम था? ओहलर। वर्जिलियस के ही शिष्य थे, इनका नाम था ओहलर। इन्होंने 1828 में एक कार्बनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसाइज किया, या हम कह सकते हैं संश्लेषण किया, या बनाया, या निर्माण किया, जिसका नाम था यूरिया। क्या नाम था? यूरिया। यूरिया आप जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है CONH2। बात समझ में आया? हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूरिया बनाया। अब विटल फोर्स थियरी को गहरा धक्का लग गया। मतलब अगर माना जाए तो विटल फोर्स थियरी VFT का अंत किस डेट में हुआ? 1828। मतलब यूरिया जैसे ही बना, लेकिन इसके पीछे अंत होने का कारण क्या था कि इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया था, NH4CNO हीट किया लैब में। किसमें? लैब में हीट किया, लैब में। अगर हीट किया लैब में तो क्या बन गया? NH2CO NH2 दिस इज यूरिया। ठीक है, कार्बाडाइमाइड। ठीक है, इसका अगर आईपीएसी नाम देखा जाए तो कई नाम है इसका, कार्बाडाइएमाइड। ठीक है, बहुत सारे नाम है यूरिया के, अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर के पोर्शन पे। लेकिन लैब में सबसे पहले बनाया जाने वाला कंपाउंड कौन सा? यूरिया। ठीक है, किससे बनाया गया? अमोनियम साइनेट से। अब विटल फोर्स थियरी अमोनियम साइनेट। ठीक है, अब आपको पता है विटल फोर्स थियरी किस पे डिपेंड था? लिविंग थिंग्स पे। किस पे? लिविंग थिंग्स में। और इसका वर्जिनेशन कैसा होना चाहिए? लिविंग थिंग्स होना चाहिए और ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अमोनियम साइनेट एक प्योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है? प्योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और इसको हीट किया हमने। क्या किया? हीट किया और लैब में क्या हो गया? यूरिया बन गया। अब यहाँ हमने नहीं, यहाँ वॉलर ने हीट किया था। बात समझ में है कि नहीं? वॉलर ने हीट किया। जैसे ही यूरिया बना, किससे? अमोनियम साइनेट से, VFT का अंत हो गया। मतलब वर्जिलियस का जो थियरी था उसका काम तमाम, फिनिश, ओवरऑल। जैसे ही यूरिया बना उसके बाद बर्थलोट ने, कॉल्बे ने, ठीक है,
कॉल्वे ने एसिटिक एसिड बना डाला, वर्थलेट ने मेथेन बना डाला, ऐसे एल एथिल अल्कोहल बन गया। बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड फटाफट लेबोरेटरी में बनने लगे, और वो भी कैसे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये पूरी तरह से निराधार हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त करने के लिए हमें लिविंग थिंग्स या कार्बनिक बेस की ही जरूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? किसने ये प्रूव कर दिया? वॉलर ने। फटाफट इंस्टेंटली बहुत सारे कार्बनिक यौगिक कंपाउंड लैब में बनने लगे, इतनी तेजी से बनने लगे। अब यहाँ से कुछ जनरल क्वेश्चंस भी होते हैं कि अमोनियम, सबसे पहला कार्बनिक कंपाउंड कौन सा? अमोनिया। किसने बनाया? वॉलर ने। कब बनाया? 1828 में। आसानी से लर्न भी कर सकते हो 1828 में। किससे बनाया? अमोनियम साइनेट से। कहाँ बनाया? लैब में बनाया। कैसे? हीट करके। किसको? अमोनियम साइनेट। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होते हैं। अक्सर बेसिक केमिस्ट्री में यदि कोई भी है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। अब ये बन गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हो गई। तो अब कार्बनिक कंपाउंड जब बनने लगे तो इनका एक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स यहाँ बनने लगे, ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं। इसके कारण भी हैं, मतलब इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने का कारण है, कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों हैं और इनको अलग से एक विज्ञान के रूप में क्यों किया जाए। तो इसके पीछे बहुत सारा नेचर है। सबसे बड़ा जो इसका मतलब कह सकते हैं जिसकी वजह से कार्बनिक कंपाउंड्स का निर्माण हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के निर्माण हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है कार्बन। कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हैलोजेंस करते हैं, कुछ मेटेलिक एलिमेंट्स भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है? कार्बन का है। सबसे बड़ा रोल किसका है? कार्बन का है, ठीक है। और इसके पीछे इसका जो कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग से हमने पढ़ने शुरू किए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमने अलग से पढ़ने शुरू किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्या राज है? कि इसमें ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बहुत सारे इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अप्रॉक्स अभी 35 to 40 लाख के आसपास इस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड है। बात समझ में आया कि नहीं? और दिन प्रतिदिन और ज़्यादा हो ही रहे हैं। कंपोजिशन, ठीक है, इनकी जटिलता, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इनका केमिकल कंपोजिशन, इनकी जटिलता, इनका मॉलिक्यूलर वेट, ये हजारों के मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्रियात्मक समूहों के गुणों का निर्धारण, मतलब कई बातें ऐसी रहीं जो केमिकल ग्रुप्स हैं, मतलब इस तरह से हम कहें कि इसके ग्रुप के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आगे हम बात करेंगे गलनांक, क्वथनांक, विलेयता, ठीक है। इन सारी चीज़ें आपको मैं बता दूं, एक एक पॉइंट इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहा। बात समझ में आ गई नहीं? अब देखिए, तो ये सारी चीज़ें इसके अलग से पढ़ने के लिए हमें जरूर पड़ी, लेकिन कार्बनिक कंपाउंड्स में अगर बात करें तो इसका एक कार्बन की नेचर की बात करें अगर हम, तो कार्बन की नेचर की बात करेंगे, TURE नेचर, ठीक है। कार्बन नेचर की बात करेंगे तो सबसे पहला नेचर आता है कैटिनेशन। कैटिनेशन, बात समझ में आया कि नहीं? कैटिनेशन की बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं श्रृंखलन का गुण। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। आपको पता होगा, श्रृंखलन नहीं पता तो हम इसको बताएंगे। कैटिनेशन की अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं, एलिमेंट्स ज्ञात हैं, द मोस्ट श्रृंखलन का गुण, मतलब जो सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर होता है वो किसमें होता है? कार्बन में होता है। उसके अलावा भी कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें कैटिनेशन की क्षमता होती है, जैसे सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट प्रेफरेबल है कैटिनेशन के लिए वो कार्बन है। कैटिनेशन का मतलब आपको ये पता होना चाहिए, कैटिनेशन का मतलब इसमें श्रृंखलन का गुण होता है। ये कई तरह के श्रृंखलन बनाता है, जैसे अगर बात करें तो कार्बन कार्बन ऐसे इस तरह के कंपाउंड आपको मिलेंगे ना, अलॉट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन अटैच विद ईच अदर, एक दूसरे से बहुत सी लंबी श्रृंखला, इसको स्ट्रेट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट
चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधी श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन। मतलब इसमें सीधी श्रृंखला बनाने की गुण होती है, इसी को चेनिंग को ही क्या कहते हैं? कैटिनेशन। एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरे से तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, अगर इस तरह से जुड़ना कंटिन्यूसली बना हुआ है या लास्ट तक बहुत सारे कार्बन एटम से एक दूसरे से जुड़े हैं, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज कैटिनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन। श्रृंखलन भी दो तीन तरह का हो सकता है, जैसे नंबर 1 हो सकता है ओपन चेन। ओपन चेन क्या हो सकता है? ओपन चेन या स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन सीधी श्रृंखला, जैसे अभी हमने बनाया था सी 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 एंड सी। बात समझ में आया? दूसरी बात करें, दूसरा अगर नेचर की बात मैं करता हूं तो दूसरे नेचर में क्या आएगा? साइड वाइज चेन। ठीक है, साइड चेनिंग। कौन सा? साइड चेनिंग। साइड चेनिंग आएगा, साइड चेन या साइड चेनिंग, जैसे सी 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 सी, कुछ भी कहीं भी आप जोड़ते जाओ, बस उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए। बात समझ में? ये प्रकृति। उसके अलावा तीसरा आ गया साइक्लिक नेचर। कौन सा? साइक्लिक नेचर। ये भी एक बहुत ही क्लासिकल नेचर है कार्बन का। साइक्लिक मतलब इतना टिपिकल साइक्लिक कहीं बनता ही नहीं है, आपको पता होगा। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन बहुत ही ज़बरदस्त दोनों कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी इतनी बात समझिए। साइक्लिक नेचर मतलब सी 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 एंड सी, एंड लास्ट में सी से जुड़ करके चेन क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। बात समझ में आया? तो इस तरह के नेचर हैं किसके? कार्बन के, जिसके कारण कार्बन में क्या होता है? ज्यादा यौगिक बनाने की क्षमता होगी। मैं आपको दिखा दूं, जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं। अभी मैं एक ही यदि नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, इफ 4 नंबर ऑफ कार्बन हैं किसी कंपाउंड्स में, ठीक है, 4 कार्बन, कार्बन इज इक्वल टू 4, तो हम इससे 2 यौगिक बना सकते हैं CH3। कई यौगिक बनाएंगे, लेकिन मैं आपको सीधा और इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ। CH2 और नेमिंग भी बताऊंगा इसका। ये एन ब्यूटेन है, इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन। बात समझ में आया? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, 3 एंड 4। बात समझ में आया? एंड देयर CH3 CH3 देयर विल बी आल्सो नंबर ऑफ कार्बन कितने? एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4। यहां भी कितने हैं? 4। 2 मेथाइल प्रोपेन। नाम बदल गया, कार्बन का यौगिक भी बदल गया। नाम बदला तो कार्बन दूसरा यौगिक हो गया। अब देखिए 4 ये नंबर ऑफ कार्बन मतलब नंबर ऑफ कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़्यादा नंबर होने के ये कारण हैं। उसके अलावा ये भी इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपसे। देखिए ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। बात आपको समझ में आना चाहिए, मतलब कैटिनेशन के कारण एक कार्बन से 3 और कार्बन जुड़े, 4 कार्बन बना, और कार्बन में श्रृंखलन का जो कैटिनेशन पावर है वो कई तरह से है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैटिनेशन नेचर के कारण डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। बात समझ में आया? एनी डाउट? ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। यदि ये बात आपको समझ में आ गया तो दूसरे मैटर पे चलते हैं। ठीक है, अब आ गया नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एक ये भी कारण है जिसके कारण नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा है, या ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे C
सी सी। बात समझ में आया? यहाँ आपको क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम, ठीक है। अगर यही मैं बात करूं सेम सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है। ये क्या है? नेचर बदल गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, एक प्रकृति ये हो गई, ठीक है। बात केयर करिएगा ध्यान से, फिर देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी सी, आपने देखा होगा 4 कार्बन एटम and there will be also it have also 4 कार्बन एटम। बात समझ में आया कि नहीं? चारों कंपाउंड्स में जो जनरल कंपाउंड्स हमने लिखे थे, चारों जगहों पर 4 कार्बन एटम्स थे, बट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड इज डिफरेंट टू ईच अदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट बॉन्डिंग नेचर। यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे डबल था, यहाँ पे ट्रिपल था, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ह्यूज। अब हम अभी पॉइंट्स को आप समझो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर में कंपाउंड्स क्यों है, इसके रीजन मैं बता रहा हूँ। पहला रीजन क्या था? कैटिनेशन, श्रृंखलन का गुण। वो भी कैटिनेशन कैसा? डिफरेंट टाइप का, मतलब सीधी श्रृंखला बना रहा है और स्ट्रेट बना रहा है, ठीक है। उसके बाद साइड वाइज चेनिंग कर रहा है, उसके बाद साइक्लिक चेनिंग कर रहा है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? फिर दूसरा कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, या नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नेचर ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता। कितने कितने? सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आ गई ये बात। फिर आइसोमेराइजेशन, ये भी बहुत ही अच्छा नेचर है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइसोमेराइजेशन है आइसोमेरिज्म। क्या? आइसोमेरिज्म, समावयवता। बात समझ में आया? हिंदी पढ़ के देख लीजिएगा, आइसोमेरिज्म। अब ये देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताने की कोशिश करूंगा। C2H5OH, इसको मेथेनॉल, एथिल अल्कोहल, या इसी को हम शराब या दारू के नाम से जानते हैं, जिसको लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन यही प्यूरिफाइड रूप में नहीं रहता है, कुछ इसको डाइल्यूट करके लोग पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो एथिल अल्कोहल है। अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो C2H6O एंड O, C2H6 एंड O। बात समझ में आया? CH3O CH3, ये क्या है? दिस इज एथेनॉल और एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। एंड दिस इज मेथॉक्सीमेथेन या डाइमेथिल ईथर, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइमेथिल ईथर। बात समझ में आया? अब देखिए आइसोमेरिज्म क्या है? वे यौगिक मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, इसका जितना इसमें कार्बन हाइड्रोजन उतना इसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न है। एक अल्कोहल है और दूसरा क्या है? ईथर है। इस चीज को हमें कंसीडर करने की जरूरत है। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? समावयवता। इन ऑर्गेनिक्स में इस तरह का प्रकृति बहुत रेयरली मिलता है, ठीक है, रेयर मिलता है, लेकिन इसमें ये जनरल है। ये फेनोमेना इसमें जनरल है, इसमें मिलेगा ही मिलेगा। बहुत कुछ कंपाउंड्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, उसमें आइसोमेरिज्म नहीं मिलता। अदरवाइज जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन 2 से ज़्यादा हुए, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, वैसे ही नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ कंपाउंड्स उसी एटम मॉलिक्यूलर फार्मूले के ज़्यादा होते चले जाएंगे। जैसे अगर हम C6H6
H14 की बात करें तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड 5-6 कंपाउंड बन जाएंगे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले से, ठीक है। एंड दिस फेनोमेना इज नोन है आइसोमेरिज्म। आपको पता हो, जनरली मैं बता रहा हूँ सामान्य रूप से कि वे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयवी, एंड दिस यह घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। बात समझ में आया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आया। बात समझ में आया कि नहीं? अदरवाइज अदर जो वीडियो देखते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है या ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो ये बात समझ में आया आइसोमेरिज्म, ये भी एक ऐसी घटना है जिसके कारण ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन्स या बहुत ज़्यादा संख्या में कार्बनिक कंपाउंड्स हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ये सारे चीज़ें हैं जिसके कारण हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स ज़्यादा मिलते हैं। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। जनरली मैं क्लासिफाइड कर दे रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर क्लासिफिकेशन मैं करूँ तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। बात समझ में आया? ये इसको कहते हैं एसाइक्लिक, एसाइक्लिक, ठीक है। क्या कहते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बीवृत्त, ठीक है। क्या कहते हैं हिंदी में? बीवृत्त श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीवृत्त श्रृंखला के यौगिक। आप जान लीजिएगा, वो शब्द मुझे कुछ ज़्यादा टिपिकल लगते हैं, बीवृत्त, संवृत्त। दैट्स वाई मैं यही बता रहा हूँ आपको। ओपन चेन मतलब जिसकी दोनों सिराएं क्या हों, खुली हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, सी सी सी, ऐसे मतलब यहाँ पे अगर क्लोज है तो ठीक है, ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। तो इस तरह के अगर हैं यौगिक तो इसको हम क्या कहेंगे? ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। आर यू गेटिंग? ठीक है। नेक्स्ट क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, चेन COMP, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, क्लोज चेन कंपाउंड। बात समझ में है? या इसी को साइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स। एनी डाउट? अब साइक्लिक में या क्लोज में C C C, बात समझ, 3 ही कार्बन है लेकिन तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज क्लोज चेन। यहाँ पे चेन खुला नहीं है, ओपन नहीं है। बात समझ में आया? यहाँ पे ओपन चेन नहीं है, यहाँ पे खुली श्रृंखला नहीं है, इसीलिए इसको क्लोज चेन कहते हैं या साइक्लिक। अब देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आप इस तरह से ट्रायंगल देखते होंगे, साइक्लिक नज़र आता है। हमें वृत्तीय ही केवल साइक्लिक नहीं, इस तरह के नेचर भी कार्बनिक यौगिक में क्या कहलाते हैं? कार्बनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या कहलाते हैं? साइक्लिक नेचर के कहलाते हैं। अब देखिए, अगर हम साइक्लिक को, एसाइक्लिक को क्लासिफाइड करें, ठीक है, ये एलिफैटिक भी है। कैसे हैं? एलिफैटिक नहीं इसको कहेंगे। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला ओपन मिलेगा, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला मिलेगा और इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक भी मिलेगा, जिसमें तीनों क्या होंगे? ओपन टाइप के होंगे। तो शार्ट में ये हमारे चैप्टर्स में है तो इसको हम शार्ट में बात करते हैं। इसको हम कहते हैं एलिफैटिक। क्या कहते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड्स, ठीक है। एलिफैटिक, इसको पूरे को, इस ग्रुप को ही हम पूरे को क्या कहते हैं? एलिफैटिक। बात समझ में आया? मतलब ये फैटी एसिड्स के, फैटी एसिड मतलब जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं, जब उनका हम भंजक आसवन करते हैं, क्या करते हैं? भंजक आसवन करते हैं तो हमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो क्या कौन होते हैं? एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है।
इसीलिए इन सभी कंपाउंड्स को हम एक साथ एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एलिफेटिक मीन्स फैटी एसिड के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक यौगिक। बात समझ में आया? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, देन दिस इज नोन एज एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और जब क्या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन। एक चीज आपको कंसीडर करने की जरूरत है, यहाँ पे सब में एल्क है। क्या है? एल्क है। ठीक है? क्या है? एल्क है। और एल्क है तो इसका मतलब अगर हमें प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ना होगा तो हम क्या जोड़ेंगे? एन। कब? इफ वी विल फाइंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। इफ वी विल फाइंड डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। क्या जोड़ेंगे? आइन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आइन। इफ वी विल फाइंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। अभी यहाँ तक इसको रहने दीजिए, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी। लेकिन अब हम साइक्लिक की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं? साइक्लिक की तरफ चलते हैं। साइक्लिक की बात करें तो साइकिल भी दो तरह की होगी। साइकिल भी दो तरह की होती है, छोटी साइकिल और बड़ी साइकिल। आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आना चाहिए, ठीक है? कंपाउंड्स, बात समझ में आया? छोटी साइकिल और बड़ी साइकिल नहीं है यहाँ। बड़ी साइकिल छोटी साइकिल तो होगा ही, बट वी विल फाइंड आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, ठीक है, कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक ये प्रीफिक्स हैं। दोनों वर्ड सेम शब्द के अर्थ बदल देते हैं। ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो सेम ही शब्द के, यहाँ भी साइक्लिक कंपाउंड्स है, यहाँ भी साइक्लिक, एक के सामने लग गया हेट्रो, एक के सामने लग गया होमो। बात समझ में आया? ये ऐसे प्रीफिक्स हैं जो सेम शब्द के अर्थ को क्या करते हैं? डिफरेंट नेचर में बदल देते हैं। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। जो मूल रूट वर्ड के पहले लग करके उनका अर्थ बदल दें, उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ दो तरह के ये दोनों प्रीफिक्स ज़्यादातर आपको बायोलॉजी में, ठीक है, इट मीन्स बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में ज़्यादा ये हेट्रो और होमो मिलेंगे। एक जगह आपको हमने बताया था होमो जो होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस हमने बताया था, नेचर या सोल्यूशन में बताया था हमने। होमो मतलब होता है सम। होमो मतलब क्या होता है? सम। सम मतलब जिसका नेचर एक समान हो, जिसकी प्रकृति एक समान हो, जो खुद में हो वो सिमिलरली कंस्टिट्यूएंट हो, समान तरह की चीज़ों का हो, बना हो। और हेट्रो मीन्स होता है विषम। क्या होता है? हेट्रो मीन्स होता है विषम। बात समझ में आया कि नहीं? हेट्रो मीन्स क्या होता है? विषम। तो यहाँ दोनों का मतलब होगा समचक्रीय और विषम चक्रीय। मतलब यहाँ चक्रीय का मतलब क्या है? कार्बन की चक्र होगी, कार्बन का ही चक्र होगा। अगर ऐसा होता है ओनली इफ साइकिल इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम, देन दिस इज नोन एज होमोसाइकिल। क्या बोला जाएगा उसको? होमोसाइकिल। इफ साइकिल इज मेड अप ऑफ rather than carbon atom, ठीक है, देन दिस इज नोन एज क्या? हेट्रोसाइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे साइकिल हैं जैसे O, जैसे S, जैसे N, जैसे N। बात समझ में आया? देखिए यहाँ पे C है, C है, C है, C, 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 ठीक है, C, C है, बट
एक जगह क्या है ऑक्सीजन, यहाँ क्या है एट द प्लेस ऑफ कार्बन क्या हो गया है सल्फर, यहाँ क्या हो गया है नाइट्रोजन। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हेट्रोसाइकिल या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में अगर बात करूं मैं। ठीक है, अब देखिए, अब होमोसाइक्लिक की भी दो प्रकृति हो गई, होमोसाइक्लिक की भी दो प्रकृति हो गई। दोनों को अगर हम क्लासिफाइड करेंगे तो कुछ इस तरह का बन के आएगा। हेट्रोसाइकिल को यहीं छोड़ दो, 4-5 एग्जाम्पल है, फायरॉल है, थायोफीन है, प्रेडीन है। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल हैं। आगे चल करके आपको हायर एजुकेशन में एक बड़ा सा लेंदी सा चैप्टर मिलता है, हेट्रोसाइक्लिक की बुक ही आती है जिसमें आपको बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे। यहाँ भी हम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, क्योंकि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक ऐसा कंपाउंड्स है जिसके डेरिवेटिव्स भी हमें पढ़ने हैं और खुद वो कंपाउंड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है। दैट्स वाई हम किसकी बात करेंगे, होमोसाइक्लिक की। किसकी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बात समझ में आया? चलिए, इसको हम बांटते हैं किसमें, होमो भी दो तरह का होगा। कैसा, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कैसा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए कंपाउंड्स एंड दे आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, बात समझ में आया? एली बिकॉज, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, लुकिंग लाइक सिमिलर बट दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। देखिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका नेचर दिखने में तो ऐसे होंगे बट नेचर कैसा होगा, एल्क एन प्लस इन प्लस आइन। ठीक है, अगर इस प्रकृति का नेचर होगा तो वहीं एलिफैटिक की तरह नेचर होने के कारण इन्हें भी हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेप्टेन है, या साइक्लोहेक्टीन है, हेप्टीन है, हेक्जीन है, साइक्लो। बात समझ में आया ना? जैसे अगर बात करूं मैं, इसमें भी डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, इस तरह का प्रकृति दिख रहा है, लेकिन ये इससे इनका नेचर कैसा होता है, एलिफैटिक कंपाउंड्स की तरह होता है, लेकिन ये है साइक्लिक। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। बात समझ में आया? एरोमेटिक, इनका अलग तरह का नेचर होता है, इनमें अलग तरह का स्मेल होता है, स्वीट स्मेल होता है। एरोमेटिक शब्द लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एरोमा, एरोमा मीन्स होता है स्वीट स्मेल। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। बात समझ में आया? क्लासिफिकेशन हो गया। कोई डाउट? यदि आपको कोई डाउट हो तो बताते रहिएगा, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं? अब हमें कार्बन के बॉन्ड लेंथ की और हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ी सी चर्चा करना है, ठीक है? आगे वाले वीडियो में हम इस चीज़ की बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से कंसीडर करिए। जो बातें आपको नहीं समझ में आई है उसको आप समझिए। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जितने भी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हो या जनरल क्वेश्चंस हो या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व जब आप ये चैप्टर पूरा कर लेंगे। हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व करेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो या चाहे एजी वर्जन के क्वेश्चन हो, ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन जब तक आपकी थ्योरी, जब तक आपके बेस पे पकड़ नहीं होंगे, तब तक हमारा एक्सप्लेन किया हुआ भी मैटर आपके समझ में नहीं आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप अपने बेस को पहले मजबूत करें। जहाँ भी आपको छोटे मोटे इशूज दिखते हैं या कभी भी आपको लगता है
कि हमारा ये पॉइंट्स हमें समझ में नहीं आता है, क्या है, क्यों है, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो हम उसको कंसीडर करेंगे और देखेंगे। तो अगर आपको किसी जिस भी तरीके से, चाहे वो वीडियो लेक्चर के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से यदि हम आपको बता पाएंगे, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फ़ोन कॉल से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैटर आपको दिया जाता है आप देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे और इससे आगे हम जीओसी का ही मैटर, बहुत सारा मैटर है इसमें। अभी देखिए जीओसी में अभी तो मैं ये जनरल केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था, अब इसके बाद पॉइंट आएगा नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, फिर हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बात समझ में आया, फिर हम प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ये 4 पॉइंट्स हैं। पहले हमारे समय में ये केमिस्ट्री में 4 चैप्टर के रूप में रहते थे, लेकिन ये जीओसी में ही आता है। तो हम इसको बहुत आसानी से 5, 6, 7, 8 वीडियो में, कम से कम 7, 8 वीडियो में ये सारे टॉपिक्स आइसोमेरिज्म का, नॉमेनक्लेचर का, मैकेनिज्म का और प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स की बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।